Hello everyone, myself Harpriya Das, and today we are going to discuss about the chapter 1 of business study. Welcome to my channel Guidance Guru. एक्चुअली मैंने अपने इस चैनल का नाम गाइडेंस गुरु इसलिए रखा है ताकि एज अ गुरु एज अ टीचर मैं आपको गाइड कर सकूं, आपको बता सकूं और टॉपिक को इस वे में समझाऊं जो आपको समझने के लिए बहुत इजी हो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 जो कि है क्लास 11th का, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो बेटा, इस चैप्टर में हम 3 अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस। आप मुझे बता सकते हैं बिजनेस क्या होता है? अगर मैं ये वर्ड बिजनेस, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये क्या है? अभी आप सोचते हैं, कई बच्चे सोचेंगे कि बिज़नेस एक प्रॉफिट अर्न करने का ज़रिया है, अपना खुद का सेटअप है जिसे हम जब चाहे ओपन कर सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, किसी के अंडर हमें काम नहीं करना पड़ता। बहुत सारे बच्चे ये सारी चीज़ें सोचते हैं, बट नहीं। अगर हम सिर्फ इसी वर्ड के अंदर देखें तो इसके अंदर हमारे 2 वर्ड छुपे हैं। फर्स्ट जो है हमारा बिजी, सेकेंड है नेसेसिटी। सेकेंड है हमारा नेसेसिटी। अगर हम देखा जाए तो बिजी मीन्स आपका किसी भी काम में आपका बिजी रहना, ठीक है। कोई भी काम ऐसा आप कर रहे हैं जिसमें आपका बिजी रहना, जिसका मतलब व्यस्त रहना और किसी काम को करते रहना। नेसेसिटी आपकी क्या होती है बेटा? बेसिकली नीड्स होती है। अगर मैं नीड्स की बात करूं तो हमारी बेसिक नीड्स क्या है? फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, ये हमारी बेसिक नीड है। बेसिकली अगर हम बात करें नीड्स की तो ये हमारी बेसिक नीड है। अब देखो, बिजनेस वर्ड जो लिया गया है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द बिजी यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप बिजी हो अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए बिजी हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब एक बात मुझे बताओ, विदाउट मनी कैन यू फुलफिल योर नेसेसिटी? नो ना। बिना पैसे के आप अपनी नेसेसिटी पूरा नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसके थ्रू आप क्या कर सको, आप मनी अर्न कर सको और उस मनी से आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर सको। तो बिजी इन दैट एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्टिविटी की। एक्टिविटी में बेसिकली बेटा आपकी 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है। फर्स्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी and second one is non-economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है बेटा? ऐसी एक्टिविटी जो हम मनी को अर्न करने के लिए करते हैं। विच एक्टिविटी वी विल डू फॉर अर्न मनी, फॉर पर्पस ऑफ अर्न मनी। हम पैसा कमाने के पर्पज से उन एक्टिविटीज़ को करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। पैसा कमाना हमारा कोई एक एम नहीं होता, हम अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन के लिए इस काम को करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? टू अर्न मनी। जो एक्टिविटी हम पैसा कमाने की चाह में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। पैसा कमाने का इसका हमारा कोई एक मेन रोल नहीं होता बेसिकली। जैसे कि हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें पैसा कमाना हमारा मोटिव नहीं होता। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा? जिसमें पैसा कमाना हमारा क्या होता है? मेन मोटिव होता है, हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब ये जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, ताकि हम खुद की सेल्फ नीड्स को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर पाए। अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, लाइक हमारी जो नेसेसिटी जैसे मैंने बताया था, उसको हम फुलफिल करने के लिए कर सके। अब बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम क्या क्या करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी देखो बेसिकली क्या क्या हम करते हैं। सबसे पहले एज अ एम्प्लॉय हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट।
एज अ एम्प्लॉय हम किसी के अंडर काम करते हैं तो उससे भी हमें मिलता है। अब एज अ एम्प्लॉयमेंट हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, यही सब मिलता है ना। हम किसी के अंडर क्या करते हैं, जॉब करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ये भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गया। दूसरा, हम अपने प्रोफेशन को चूज करते हैं। सपोज बेटा मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। अगर मैं अपनी कुकिंग से पैसा अर्न कर रही हूँ तो इट्स माय प्रोफेशन। अगर मैं उस कुकिंग से पैसा अर्न नहीं कर रही तो वो मेरा प्रोफेशन तो हुआ नहीं, ठीक है। अब देखा जाए तो मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी हैं जो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे क्या बनना है, टीचर बनना है। क्या बनना है, टीचर बनना है। तो टीचर क्या हुआ, मेरा प्रोफेशन हुआ। तो कई पर्सन्स क्या करते हैं बेटा, दे चूज़ देयर प्रोफेशन। वो अपने प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, लाइक डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अपना टीचर बन गए, लॉयर बन गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जो भी उनका प्रोफेशन है वो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन चूज़ करते हैं। अब आप मुझे बताओ, इस क्या वो अपने उस प्रोफेशन से पैसा अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं? यस, ऑब्वियसली वो करते हैं। तभी तो वो अपनी सेल्फ नीड को, अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर पाएंगे। तो प्रोफेशन भी हमारा क्या, किस में आ जाता है, बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। किस में आ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जैसे कि हम लोगों कोई भी प्रोफेशन हम चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर हो गया, लॉयर हो गया, पुलिस हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सपोज मुझे किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद, मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं पसंद, मुझे किसी का एम्प्लॉय नहीं बनना, ओके, वेल एंड गुड। मुझे कोई प्रोफेशन भी चूज़ नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद का सेटअप स्टार्ट करूँगी। क्या करूँगी, मैं खुद का सेटअप स्टार्ट करूँगी। तो जो पर्सन खुद का सेटअप स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस के थ्रू भी तो वो पैसा अर्न करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा अर्न करते हैं बिजनेस के थ्रू। अब बिजनेस क्या हो गया भाई, मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो जिसमें हम बिजी रहते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स। हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। अब इस बिजनेस में आपका जो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। एम्प्लॉयमेंट वालों को सैलरी मिलती है, प्रोफेशन वालों को भी बेसिकली कहीं ना कहीं सैलरी वगैरह मिलता है, या उनको कोई फीस मिलती है। कंसल्टेंसी, अगर कोई डॉक्टर है तो उसे कंसल्टेंसी फीस मिलती है, उसको कोई भी फीस अपनी वो लेता है। मैं अगर टीचर हूँ तो मेरे को ट्यूशन फीस मिलती है, ठीक है। बट बिजनेस वालों को कैसे पैसा अर्न होता है, दे अर्न मनी फ्रॉम द प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग इनका क्या होता है, मेन मोटिव होता है। इतना टॉपिक बेटा आपको समझ आया? आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी ऑन माई चैनल, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे इस चैप्टर में 3 टर्म्स है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अब हम जो टर्म है बिजनेस, हम उसकी बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, बिजनेस की। तो बेसिकली फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ कि बेसिक अगर आपको रिटन फॉर्म में इसका मीनिंग लिखना है तो आप क्या लिखेंगे। तो बेसिकली बिजनेस आपका क्या, मैंने आपको बताया था, टू बिजी इन एक्टिविटी टू फुलफिल देयर नीड्स। तो जो बिजनेस टर्म है, द टर्म business is derived from word busy। जो बिजनेस वर्ड है बेसिकली बेटा आपका जो निकला है वो किससे निकला है, बिजी वर्ड से निकला है। बट मैं इस वर्ड को 2 टर्म में डिफाइन करती हूँ, बिजी एंड नेसेसिटी। यानी वो पर्सन जो अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए बिजी है, दैट कॉल्ड बिजनेस। अब उसमें आपके अलग अलग तरह की टर्म्स आती है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, प्रोफेशन आ जाता है, बिजनेस आ जाता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस बेसिकली अगर हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग में हम ये लिखेंगे, द टर्म बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बिजी, ठीक है। दस मीन्स, अब इसका मीनिंग क्या है, टू बिजी एन एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में बिजी होना, बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच अ मैन कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, अ मैन, बाय विच अ मैन कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, हुड एंड फुलफिल देयर नीड्स।
समझे बेटा, ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू एक मैन क्या करता है, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करता है। लाइवलीहुड मीन्स वही बेसिक नीड हो गई आपकी, लाइक फूड, शेल्टर, होम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोशल नीड्स हो गई। तो उन सब नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक पर्सन क्या करता है, बिजनेस करता है। क्या करता है? अब बेटा बिजनेस ऐसे तो नहीं कर लेगा। अब मुझे बताओ, क्या एक पर्सन बिजनेस ऐसे ही कर लेगा? नहीं, दे नीड अ बिजनेस फॉर्म। उसे एक बिजनेस फॉर्म की नीड होगी, है ना। एक ऐसा प्लेस चाहिए होगा जहाँ पे वो क्या कर सके, बिजनेस कर सके। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बिजनेस फॉर्म। अब बिजनेस फॉर्म क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वेयर द बिजनेस आर ऑर्गेनाइज, द कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर वो बैठ के बिजनेस कर सके, अपना काम कर सके, अपनी जो भी उसकी चाहत है, जिस भी टाइप का वो बिजनेस ओपन करना चाहता है, वो उस टाइप का बिजनेस ओपन कर सके। विदाउट प्लेस दे कांट ओपन अ बिजनेस, दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस। सो वी नीड अ प्लेस, वी कॉल इट बिजनेस फर्म। हम उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस फर्म बोलते हैं। अब बात करते हैं कि बेटा बिजनेस है तो बेसिकली उसका कुछ तो नेचर होगा, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो हम अपने बिजनेस स्टडी में बेटा, आप कंफ्यूज मत होना, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर आर सेम थिंग। आपसे किसी भी टॉपिक के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, नेचर पूछ लेते हैं या फीचर्स पूछ लेते हैं, ये तीनों ही क्या होती है बेटा? सेम थिंग होती है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, नेचर कह लो या फीचर्स कह लो ऑफ बिजनेस। आप इन तीनों में से कुछ भी कह लो, वी डिफाइन द सेम थिंग इन दिस टॉपिक। ओके, तो फीचर्स बेसिकली क्या होता है बेटा? फीचर, नेचर, दे कॉल अबाउट द गुड एंड बैड थिंग ऑफ द टॉपिक। आपका कोई भी टॉपिक होगा उसके बारे में अच्छी बुरी जितनी भी बातें होती हैं वो सब बताएगा। जैसे आप लोग पूछते हो ना आपस में इसके बारे में कि बेटा इसके बारे में बताना, तो आप उसकी क्वालिटी भी बताते हो, उसके एडवांटेजेस भी बताते हो, उसके डिसएडवांटेजेस भी बताते हो। तो इसमें जो हमारा फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसमें ये दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या इसका बेनिफिट्स है, क्या इसके प्रॉफिट्स हैं और क्या इसके लॉस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर ऑफ द बिजनेस। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द दैट बिजनेस इज दैट थिंग बाय विच वी कैन डू इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। बिकॉज वी हैव टू अर्न मनी, हमें तो पैसा कमाना है, हम पैसा कमाने के पर्पज से कर रहे हैं, हमें कोई सोशल वेलफेयर नहीं करना है, हमें कोई वैसा नहीं करना, हमें हमारा फर्स्ट मोटिव क्या है कि हमें पैसा कमाना है। तो फर्स्ट ये क्या है बेटा? आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ये आपका क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किस पर्पज से की जाती है? टू अर्न मनी, मनी अर्न करने के पर्पज से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। क्यों करते हैं हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्यों करते हैं? वाई वी डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी? टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, बिकॉज आवर फर्स्ट मोटिव इज दैट टू अर्न मनी ना। हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमें पहले पैसा कमाना है, इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि हम पहले पैसा कमा के अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सकें। ठीक है, हर इंसान के लिए सबसे पहले क्या होता है? उसकी बेसिक नीड होती है कि वो अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर पाए, तो इसीलिए उसका फर्स्ट मोटिव क्या होता है? अर्न मनी। सेकेंड, एज अ बिजनेस आप चाहोगे ना कि आपको कुछ प्रॉफिट भी हो। ऐसा तो नहीं है कि विदाउट प्रॉफिट आप अपने बिजनेस को रन कर लोगे। कुछ आपको न्यू करना है, कुछ नया इनोवेशन करना है, तो आप पैसा तो कमा रहे हो, उससे तो आप अपनी सेल्फ नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए आपका प्रॉफिट मोटिव भी तो एक वो होता है, प्रॉफिट अर्न करना भी तो आपका एक मोटिव होता है ना। तो प्रॉफिट अर्न करना भी उसका एक मोटिव होता है। सेकंड, टू अर्न प्रॉफिट, टू और प्रॉफिट। नेक्स्ट, एज अ बिजनेस आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करोगे, है ना।
विदाउट प्रोडक्शन आप तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे ना कुछ मोटिव होगा किसी प्रोडक्ट को लेके, आपको उसे लॉन्च करना है, बनाना है या कुछ भी प्रोडक्शन करना है। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपका, टू डू प्रोडक्शन, किसी भी टाइप का आपको प्रोडक्शन करना है, बिकॉज विदाउट प्रोडक्ट आप किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टू डू प्रोडक्शन। नेक्स्ट, एज अ बिजनेसमैन आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विस। बिकॉज एज अ बिजनेसमैन आप कुछ ना कुछ सर्विस आप लोगों को क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो। अगर आप किसी भी टाइप का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, इट मीन्स आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना। अभी सर्विस कैसे हुआ, सपोज आपके आसपास के एरिया में लोगों की डिमांड किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर है, और एज अ बिजनेसमैन आप उस प्रोडक्ट को नहीं ला पा रहे हो, नहीं लॉन्च कर पा रहे हो, तो आप तो कुछ उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो ना। तो यानी आपका आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, टू प्रोवाइड सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस। अगर आप कुछ प्रोडक्शन भी कर रहे हो और आपके कस्टमर्स की अलग अलग नीड है और उस नीड्स के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो उनको सर्विस प्रोवाइड करना भी एक तरह से क्या है, आपका बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को लाना, तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर्स को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। तो एज अ बिजनेसमैन आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, टू सेटिस्फाइड द कस्टमर या कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप बिजनेस में क्या करते हो, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आप जानते हो कि हम हमारे कॉमर्स की टर्म में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस पे भी हम बिजनेस करते हैं, वी कॉल्ड इट गुड। यानी हमारा जो भी माल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, गुड बोलते हैं। तो इन अ बिजनेस आप क्या करते हो, अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हो। क्या करते हो, एक्सचेंज योर गुड्स। आप गुड्स को क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। नेक्स्ट, अब आप एक बात बताओ, अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस पर्पज से स्टार्ट कर रहे हो कि आज किया कल नहीं करेंगे, परसों फिर जब मन किया तब खोलेंगे, फिर नहीं खोलेंगे, इस पर्पज से करते हो नहीं ना। आपका पर्पस रेगुलर होता है ना। एज अ बिजनेस आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो रेगुलर पर्पज से किया जाता है ना, कि आप उसे रेगुलर करोगे, रेगुलर बेसिस पे करोगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हो गया, टू डू ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। तो जो मैं नेक्स्ट अपना पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ बिजनेस का, वो क्या है, यू कैन रन अ बिजनेस विदाउट एनी रिस्क। बिना किसी रिस्क के आप अपने बिजनेस को रन कर पाओगे, नहीं। बिजनेस का सबसे बड़ा आपका जो फैक्टर होता है वो रिस्क होता है। कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको रिस्क बियर करना ही पड़ता है, और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही रिस्क बियर करना पड़ता है। तो जो इसका एलिमेंट ऑफ रिस्क है, दैट इज़ द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस, टू एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट को आपको क्लियर करना हो, यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके ओके, तो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक हमने बिजनेस का मीनिंग, एक्टिविटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बेटा आप मुझे बताओ, जैसे कि अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का लास्ट पॉइंट डिस्कस किया, एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, करेगा ना। अगर हमारा बिजनेस है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, दे कैन अफेक्ट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, वो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस। सो
कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली, नेगेटिवली, या बिजनेस के लिए जो हमें नीड होती है, हमें क्या सोचना है, कैसे करना है, क्या लगाना है, किस तरह से बिजनेस हमारा रन होगा। तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। इट कैन अफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सो देयर आर मैनी पॉइंट्स। सो सपोज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप पहले क्या सिलेक्ट करते हो? लाइन ऑफ बिजनेस, कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस फील्ड में बिजनेस करना है, किस चीज़ का बिजनेस करना है, अपने बिजनेस का प्रोडक्ट डिसाइड करते हो, लाइन डिसाइड करते हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा ना। अब आप एक तरह से सोचो कि आपके एरिया में बहुत सारे ग्रॉसरी शॉप है और आप भी एक और ग्रोसरी शॉप अपना ओपन कर लेते हो, तो क्या आप वहाँ पे प्रॉपरली सेट कर पाओगे बिजनेस? आपको पहले बहुत सारे रिस्क के साथ गुजरना होगा। तो हमें अपने बिजनेस का प्रोडक्ट उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है जिस अकॉर्डिंग कस्टमर्स की नीड होती है और हमारे एरियाज में जिस तरह की नीड होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है? डेट इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लाइन को सिलेक्ट करना, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट यहाँ इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि समटाइम्स हमारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन वर्ड किया है, द सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मैंने क्या बताया आपको, सिलेक्शन, क्या एग्जांपल दिया, यही कि अगर सपोज हमारे एरिया में बहुत सारे ग्रोसरी शॉप्स हैं, ठीक है, और आप भी चाहते हो कि आपकी भी ग्रोसरी शॉप ओपन हो, तो क्या वो आपके उस एरिया में पॉसिबल है? नहीं। तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? कोई दूसरा, अगर आपको सपोज ये कि मुझे ग्रोसरी शॉप ही खोलनी है, मुझे अपना ग्रोसरी शॉप का ही बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप फिर क्या करोगे? दूसरा कोई एरिया सेलेक्ट करोगे जहाँ ज़्यादातर ग्रोसरी शॉप ना हो और कस्टमर को नीड हो, वो प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए बहुत दूर दूर तक जा रहे हो। तो सेकंड आप क्या प्लेस डिसाइड करोगे, लोकेशन डिसाइड करोगे कि कहाँ पर मेरा ये बिज़नेस अच्छा चल सकता है, ठीक है, कहाँ मेरा ये बिज़नेस अच्छा सेटअप हो सकता है, कहाँ अच्छे से स्टार्ट हो सकता है। तो सेकंड थिंग, लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस की लोकेशन डिसाइड करोगे, ठीक है। अब आपने सोचा और बिजनेस हो गया, पॉसिबल है? नहीं ना। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मनी, फाइनेंस, कुछ तो चाहिए ना इन्वेस्ट करने के लिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। आपको कुछ भी स्टार्ट करना है तो पैसा तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने आज सोचा और कल को हमारा एक बिजनेस स्टार्ट हो गया, नो। तो हमें अपनी फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी करनी होती है बिजनेस के लिए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर आपका फाइनेंस, आपका पैसा अरेंज है तो आप अपने बिजनेस को जल्दी स्टार्ट कर लोगे, और वो नहीं अरेंज है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा या नहीं कर पाओगे। तो फाइनेंस अरेंजमेंट के लिए भी आपको क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? फाइनेंस अरेंजमेंट। अब ये फाइनेंस आप कैसे अरेंज करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग से। आपने अगर कुछ सेव किया है तो आप उससे अरेंज करोगे, अदरवाइज आप लोन लोगे, नहीं तो आप किसी रिलेटिव से हेल्प लोगे, ठीक है। और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जिससे आप अपने फाइनेंस को अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपने बिजनेस की लाइन भी सेलेक्ट कर लिया, आपने लोकेशन भी सेलेक्ट कर लिया, आपने फाइनेंस भी अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो अफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को? दैट इज़ आपको ये डिसाइड करना कि आपका बिजनेस का फॉर्म क्या होगा। लाइक आप पार्टनरशिप में खोलोगे या सोल प्रोप्राइटरशिप में खोलोगे, या आपका किस टाइप का आपका बिजनेस का फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा वो क्या है? आपका फॉर्म ऑफ चॉइस टू फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फॉर्म को चूज करना कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, बताओ। सपोज आपने फाइनेंस अरेंज कर लिया, ठीक है, बट
आपका जो फाइनेंस है वो उससे आप अभी बस अपना बिजनेस बस स्टार्ट कर सकते हो, और आप ड्रीम देख रहे हो कि एक ही बार में आप बड़े लेवल का बिजनेस स्टार्ट करो या बिजनेस अपना एक ही बार में एक्सटेंड कर दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या इफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस का साइज़, कि आपके बिजनेस का साइज़ क्या है, क्या साइज़ आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो साइज ऑफ बिजनेस आपके बिजनेस का साइज़ भी आप जो है वो अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। सपोज़ आपके, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि आपके एरिया में बहुत सारी ग्रोसरी शॉप है, तो आप देखते हो बेटा आजकल मॉल टाइप, कई लोग अपने शॉप को मॉल टाइप का स्टार्ट करते हैं। मॉल मीन्स हर टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं, कस्टमर खुद जाते हैं, प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, देन उसके बाद वो क्या करते हैं, बिलिंग वगैरह कराते हैं। बट अब सोचो आपके एरिया में नॉर्मल ग्रोसरी शॉप है, आप जा रहे हो, सामान बोल रहे हो, ले रहे हो, और आपको भी उसी एरिया में ग्रोसरी शॉप को ओपन करना है। तो आप ये कर सकते हो ना कि आप छोटा सा मॉल टाइप का खोल लो, कस्टमर गए खुद से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, रख रहे हैं, फिर उसकी बिलिंग वगैरह करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि आपने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के साइज़ को एक्सटेंड किया है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज़ क्या है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके कस्टमर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये भी आपके बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपकी कुछ टैक्स लाइबिलिटी भी बनती है। ठीक है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी बनती है ना। अगर आप बहुत अच्छा पैसा अपने बिजनेस से कमा रहे हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सटेंड हो रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो टैक्स लाइबिलिटी भी आपकी कुछ बनती है। तो ये जो टैक्स लाइबिलिटी है ये भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगर आप टाइम पे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप गवर्नमेंट अवॉइडेंस से बचोगे। नहीं पे कर रहे हो तो आपके बिजनेस में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, और उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए एक रिस्क का काम करती है। तो टैक्स लाइबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, अब आपका जो बिजनेस है बेटा, जो बिजनेस में एक कस्टमर होता है वो एक तरह से बैकबोन की तरह होता है। अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रॉफिट अर्निंग में और बिजनेस ग्रो में हेल्प करता है। और अगर ये चीज़ आप नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो, कस्टमर को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस ग्रो को रोकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, दैट इज कस्टमर बिहेवियर, कि आपके बिजनेस के लिए आपके कस्टमर का क्या बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर, आपके बिजनेस के लिए आपके कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए हो। फिर भी अगेन रिपीटेड, अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन कमेंट। चलो, हमने यहाँ काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए, एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया, बिज़नेस के बारे में डिस्कस किया, बिज़नेस फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया, एंड लास्ट हमने फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। नाउ अब जो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा, कुछ ना कुछ तो रोल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्टिव को बेटा हम एज अ मोटिव भी डिस्कस कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो ये जितने भी बिजनेस है बेटा, इनका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उस पॉइंट के बारे में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस का क्या मोटिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। सबसे पहला उसका मोटिव क्या होता है कि मैं जो भी बिजनेस स्टार्ट करूं मुझे उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, क्योंकि वो प्रॉफिट ही उनका क्या होता है, अर्निंग होता है। तो सबसे पहला मोटिव उनका क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट अर्निंग के बाद वो कुछ भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस में लॉन्च कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो वो क्या चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट से मेरे जो कस्टमर्स हो, मेरे जो कंज्यूमर्स हो, वो क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो उनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन।
कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, अब आपने कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई कर दिया, प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो। अब आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू टेक अ स्टैंड ऑन द मार्केट। मार्केट में एक स्टैंड लेना। आप भी चाहोगे ना कि आपकी बिजनेस की कोई रेपुटेशन हो, कुछ नेम हो, कुछ फेम हो। तो आपका नेक्स्ट मोटिव क्या होता है बेटा? मार्केट स्टैंडिंग। आपको मार्केट में स्टैंड लेना है, अपनी एक रेपुटेशन बनानी है, अपना एक नाम कमाना है। तो आपका क्या है बेटा नेक्स्ट मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मार्केट स्टैंडिंग, कि मार्केट में आपका कुछ नाम हो, आप भी फेमस हो। नेक्स्ट, अब सपोज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस किया और आप अपने बिजनेस को कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लूँगी फेयर लवली क्रीम का। आपने देखा जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो वो बस फेयरनेस के लिए पॉपुलर थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या देखा कि मार्केट ने क्या अज्यूम किया कि लोग विंटर में कहीं ना कहीं फेयर लवली की परचेजिंग को कम कर देते हैं, बिकॉज फेयर लवली ओनली फेयरनेस देती थी, बट इन द विंटर सीजन दे नॉट मॉइस्चर योर स्किन। वो आपके स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर रही थी कहीं ना कहीं। तो लोग क्या करते थे बेटा, विंटर में उसकी परचेजिंग को कम कर देते, जो कहीं ना कहीं फेयर लवली की मार्केटिंग पे इफेक्ट करती थी। तो फेयर लवली ने क्या लॉन्च किया? अपनी विंटर क्रीम को लॉन्च किया। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ कि मैन अपने लिए अलग अलग क्रीम परचेज कर रहे हैं और फीमेल्स अलग अलग कर रही हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग पे इफेक्ट कर रहा था ऑब्वियसली। जो जिस क्रीम को पहले मेल फीमेल दोनों मिलके ले रहे थे, अब उसे खाली फीमेल ले रही है, तो मार्केटिंग पे इफेक्ट हुआ। फिर उसने क्या किया? टाइम के अकॉर्डिंग अपना मेल और फीमेल वर्जन अपनी क्रीम का निकाला। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या एज्यूम किया, क्या देख रहे हैं वो, कि उन्हें भाई वो सन्स प्रोटेक्शन के लिए क्रीम अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो सन प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग क्रीम कर रहे हैं। तो फेयर लवली ने भी अपना SPF निकाला। अब नाउ फेयर लवली ने क्या किया? अपना नेम चेंज किया थोड़ा सा, फेयर एंड ग्लो, और ऑल पर्पस के साथ अपनी क्रीम लॉन्च करी। तो बेटा ये जो फेयर लवली ने किया, ये क्या किया? टाइम टू टाइम खुद को चेंज किया। अगर वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं करती तो क्या वो मार्केट में टिक पाती? बिल्कुल भी नहीं। टाइम टू टाइम चेंज किया, यानी खुद को क्या किया? इनोवेट किया। तो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टाइम टू टाइम खुद को इनोवेट करना, यानी कुछ ना कुछ इनोवेशन करना, कुछ ना कुछ इनोवेशन करना। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्लियर है बेटा? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एज अ बिजनेस हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बस कमा रहे हैं और बेच रहे हैं, कमा रहे हैं और बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं रिगार्डिंग सोसाइटी, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या सोसाइटी में हमारी इमेज बन पाएगी? प्रॉपर नहीं बन पाएगी। अब जो टाटा हमारी कंपनी है वो क्या है? वो कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है। दैट्स वाई दे स्टैंड इन द मार्केट। वो अब मार्केट में क्या है? स्टैंड है विद गुड रेपुटेशन, अच्छी इमेज के साथ वो क्या है? मार्केट में स्टैंड है। तो एज अ बिजनेस मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना, यानी एज अ जब हम अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे थे तो हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए हमारा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी सोसाइटी के लिए हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बेटा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास रिसोर्सेज है, बट आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन कर पाओगे? नहीं ना। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है आपको उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो बिजनेस का नेक्स्ट मोटिव क्या होता है बेटा? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करना। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं बेटा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं हैं तो क्या हमारा बिजनेस अच्छे से रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए हमारा नेक्स्ट
ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, गुड प्रोडक्टिविटी, कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, गुड प्रोडक्टिविटी। तो इसी के साथ हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगेन अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट, आई विल सॉल्व योर डाउट्स, योर प्रॉब्लम। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एलिमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस में जो रिस्क होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। अब ये रिस्क होता क्या है, ये रिस्क बेसिकली होता है क्या है कि एक बिजनेस को कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती है ड्यू टू सम इवेंट्स, ड्यू टू सम इवेंट्स, और कुछ भी किसी भी रीज़न से एक बिज़नेस को लगता है कि हाँ उसे अब लॉसेस फेस करने पड़ेंगे या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, हमें कुछ टाइप के रिस्क बियर करने पड़ते हैं। हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि हमारा बिजनेस जो है वो हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करेगा या हमेशा उसको प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा, नहीं। हमें कुछ रिस्क फैक्टर को भी साथ रख के चलना पड़ता है कि हाँ अगर हमारे बिजनेस में ये रिस्क ये हुआ तो कि हमारा इस बिजनेस के लिए रिस्क हुआ, कुछ रिस्क हमें बियर करना ही पड़ता है, जिसमें हमारा क्या होता है कि समटाइम्स हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं और हमारे लॉसेस भी होते हैं या लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ऐसे रिस्क बेटा बिजनेस, ऐसे जो रिस्क होते हैं वो क्या क्यों होते हैं, बेसिकली बेटा आपको ही पता है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कोई अकेली कंपनी आप तो नहीं हो, उसके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये भी आपके बिजनेस में रिस्क एलिमेंट को बनाते हैं, आपके बिजनेस में रिस्क को क्रिएट करते हैं। अब इसके साथ मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ। द टर्म बिजनेस रिस्क, द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर टू, ये किसको रेफर करता है, रेफर टू पॉसिबिलिटी, नॉट श्योरिटी, पॉसिबिलिटी कि हमारी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस, कि कुछ इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकते हैं और कुछ सम टाइम हमें कुछ लॉस हो सकते हैं ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड रीजन या इवेंट्स, कुछ भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिले या हम प्रॉफिट को कम अर्न करें या कुछ केसेस में हमें लॉस भी बियर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको फेयर लवली का एग्जाम्पल दिया था, तो बेटा जब तक हम रिस्क नहीं बियर करेंगे हमें नहीं पता चलेगा ना कि लोगों का टेस्ट क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको फेयर लवली का एग्जांपल दिया था कि स्टार्टिंग में फेयर लवली क्रीम फेयरनेस के लिए बहुत पॉपुलर थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे विंटर सीजन में उसकी जो डिमांड है वो कम होने लगी, डिमांड कम होने लगी तो सेलिंग कम होने लगी होगी, सेलिंग कम होने लगी होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में थोड़ा तो इफेक्ट आया होगा। क्यों? ड्यू टू द चेंज ऑफ द कस्टमर का चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ। उन्होंने क्या सोचा कि भाई विंटर में तो ये क्रीम हमें फेयरनेस तो दे रही है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्किन को ड्राई कर रही है, तो उसके साथ क्या है कि उन्होंने विंटर में उसकी परचेजिंग कम कर दी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा था। तो ये भी मतलब बिजनेस के लिए क्या है, रिस्क एलिमेंट है कि सम टाइम हमारा जो टेस्ट चेंज हो जाता है उसकी वजह से हमारी क्या होती है, सप्लाई कम हो जाती है, लोगों की डिमांड कम हो जाती है। तो रीज़न क्या है, डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। सिर्फ अकेला ये रीज़न नहीं होता बेटा, और भी आप देखते हो कि चलो हमने फेयरनेस क्रीम निकाली, पहले फेयरनेस के लिए इकलौती फेयर लवली होती थी, बट धीरे धीरे मार्केट में और भी क्रीम्स आने लगी जो फेयरनेस देती है, तो कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं जिसकी वजह से हमें रिस्क को बियर करना पड़ता है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी रीज़न जिसकी वजह से बिजनेस में प्रॉफिट कम होने लगे या हमें कुछ टाइम लॉस फेस करना पड़े, वो हमारे क्या होते हैं, रिस्क होते हैं। अब बात करते हैं अगेन बिजनेस रिस्क के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स के बारे में। अगेन आई एम एक्सप्लेन
कि ये तीनों ही पॉइंट हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर एग्जाम में हमें कुछ भी पूछा जाए तो हम तीनों पॉइंट में सेम चीज़ लिख सकते हैं, नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, सो अब यहाँ पे बेटा हमारे मैनी काइंड ऑफ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस में जो रिस्क एलिमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। बिना रिस्क उठाए आप बिजनेस को खड़ा नहीं कर पाओगे। तो क्या है ये एक असेंशियल पार्ट है बिजनेस का। इट्स अ असेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। ये आपके बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया था बिजनेस रिस्क होता है क्यों है, ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड रीज़न। ठीक है, किसी अनएक्सपेक्टेड रीज़न या अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। तो ये क्यों होता है आपका, इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। किसी भी अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से ये हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि होगा ही होगा या ऐसा होना है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, XYZ एनी रीज़न इट कैन बी अराइज। नेक्स्ट आपका क्या है, अब आपका जो बिज़नेस है बेटा उसके साइज़ पे भी डिपेंड है कि आपके बिज़नेस का रिस्क होना है या नहीं होना है तो कितना होना है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सटेंड करने लगेगा तो रिस्क फैक्टर आपका उतना बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट अवॉइडेंस भी आ जाता है, और भी कई चीज़ें आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है जिसकी वजह से आपको सम काइंड ऑफ रिस्क फेस करने पड़ते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, ये जो बिजनेस रिस्क है ये डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, साइज एंड नेचर। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आपके प्रोडक्ट का क्या, आप किस टाइप का प्रोडक्ट, नेचर मीन्स आप किस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, क्या गुड्स क्या सर्विस प्रोवाइड आप कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बताया कि जो रिस्क है आपका बिजनेस का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे आप मार्केट में नहीं स्टेबल कर पाओगे, आप नहीं मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। तो जो आपका प्रॉफिट है, जो भी आप प्रॉफिट आप अर्न करते हो वो एक रिवॉर्ड की तरह होता है आपके रिस्क का। ठीक है, तो आप जो भी रिस्क बेयर कर रहे हो उसके बाद अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो वो एक तरह से आपका क्या है, रिवॉर्ड है फॉर योर रिस्क। तो प्रॉफिट क्या है, जो आपका प्रॉफिट है ऑब्वियसली रिस्क उठाने के बाद, कॉम्पिटिटर्स को फेस करने के बाद, अलग अलग टेस्ट में चेंजेस के बाद भी अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो एक रिवॉर्ड की तरह वर्क करेगा ना आपके लिए, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आपने जितना भी रिस्क लिया है उसके लिए क्या है, एक रिवॉर्ड है। बिकॉज नो रिस्क नो गेन। आप अगर कोई रिस्क नहीं उठाओगे, आप रिस्क उठाने से डरोगे तो आपको गेन नहीं होगा भाई। ऑब्वियसली अगर आपको आपके बिजनेस को स्टेबल करना है, साइज बड़ा करना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। बिना रिस्क के तो आप नहीं गेन कर पाओगे ना। और जितना ज़्यादा रिस्क होगा, हायर रिस्क हायर चांस ऑफ, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ज़्यादा चांस आपके होंगे किसके, प्रॉफिट के। ऑब्वियसली जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहोगे तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा, और रिस्क उठाओगे तभी तो आप बिजनेस को बढ़ा पाओगे, और बिजनेस बढ़ेगा तो आपके प्रॉफिट के चांस भी बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हम इतने टाइम से बेटा बिजनेस रिस्क बोले जा रहे हैं, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कारण क्या है। बिजनेस रिस्क के कारण क्या है, क्यों किस रीज़न से आपके बिजनेस रिस्क होते हैं। इसे हम कॉजेज भी लिख सकते हैं, इसे हम रीज़न भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ बिजनेस रिस्क, यू कैन एक्सप्लेन द सेम पॉइंट। अब बेटा एक बिजनेस में आपकी जितनी भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस रिस्क का कारण है।
तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क के पॉइंट्स के बारे में कि किन किन कारणों से आपका बिजनेस रिस्क होता है। फर्स्ट बेटा आपका आता है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज मीन्स आपके बिजनेस में कुछ नेचुरल रिस्क हैं, लाइक फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, लाइटिंग हो गया, ये नेचुरल थिंग्स है, ठीक है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उस वजह से भी आपको आपके बिजनेस को लॉस बियर करना पड़ सकता है, रिस्क उठाना पड़ सकता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बेसिकली हमारा जो ये उत्तराखंड वगैरह साइड में होता है, तो इनका क्या होता है, कई बार आपका अर्थक्वेक या हैवी रेनफॉल की वजह से कई जो रूम्स वगैरह होते हैं, कई होम्स वगैरह होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए उनका बिजनेस वही होता है, होम स्टे प्रोवाइड करना, लोगों को रूम्स प्रोवाइड करना। तो अगर वो जगह ही टूट जाएगी या नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर उस पर कोई इफेक्ट आता है, तो हमें उसका भी तो डर रहता है ना कि भाई हमारा ये बिजनेस रिस्क है। या किसी भी रीज़न से आपने कोई बिजनेस स्टैंड किया है और आप जैसे आप अपना कोई भी माल सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हो, ड्यू टू एनी रीज़न ऑफ नेचुरल डिजास्टर, आपका लाइक रेनफॉल हुआ, उसकी वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो गया बीच में, ठीक है, या कुछ भी अर्थक्वेक वगैरह की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं, या XYZ नेचुरल रीज़न जो भी है, तो वो भी आपका क्या है, एक बिजनेस रिस्क में इन्वॉल्व है। आप उस रिस्क को भी साथ में लेके चलोगे, तो नेचुरल कॉज आपका क्या होता है, इस कारण से भी आपके बिजनेस को रिस्क बियर करना पड़ सकता है। अब इसके एग्जांपल क्या है आपके, लाइक फ्लड हो गया, एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, फ्लड हो गया, अर्थ क्वैक हो गया, फ्लड हो गया, अर्थ क्वैक हो गया, या एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा सम काइंड ऑफ, अब जैसे एक बिजनेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं, उसके वर्कर्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके कंज्यूमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो उन ह्यूमन रीज़न की वजह से, ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से भी आपके बिजनेस को क्या करना पड़ सकता है, रिस्क बियर करना पड़ सकता है। तो ह्यूमन कॉज उसके क्या हो गए, लाइक आप लाइक किसी भी वर्कर ने कोई भी स्ट्राइक कर दी, तो उसकी वजह से भी आपके बिजनेस को रिस्क बियर करना पड़ सकता है। या कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, कुछ भी इनएफिशिएंसी हो रही है, कुछ भी एनी रीज़न जिसकी वजह से आपके बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ रहा है, जो आपके ह्यूमन से रिलेटेड, लाइक वर्क स्टॉप ड्यू टू पावर फेलियर, जैसे कि आपका वर्क काम रुक गया किसकी वजह से, ड्यू टू पावर फेलियर। नेक्स्ट आपका हो सकता है स्ट्राइक हो गई, किसी भी एम्प्लॉय ने कुछ भी स्ट्राइक कर दिया, किसी भी रीज़न से आपके कंपनी में कोई स्ट्राइक्स हो रहा है। नेक्स्ट आपका हो सकता है मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट की किसी इनएफिशिएंसी की वजह से आपको रिस्क बियर करना पड़ रहा है। थर्ड बेटा आपका हो गया इकोनॉमिक रीज़न से। कुछ भी इकोनॉमिक कॉजेस, लाइक आपको काफ़ी सारा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, डिमांड फॉर गुड्स आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आपका इकोनॉमिक कॉज क्या हो गया, लाइक डिमांड आपके प्रोडक्ट की कम हो रही है मार्केट में, ठीक है, इकोनॉमिक रीज़न हुआ। कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं आपके मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, आपके प्राइस भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस रिस्क में इफेक्ट करता है, ठीक है। आपको कस्टमर से टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है, ये सारे जितने भी रीज़न हैं ये आपके केस में आते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज में आते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है डिमांड फॉर गुड्स के लिए जो भी आपकी डिमांड है। कलेक्शंस आपका ड्यू हो रहा है, कलेक्शंस यानी पेमेंट ड्यू हो रही है आपकी फ्रॉम द कस्टमर से, आपका हो गया, ठीक है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में किसी भी टाइप का आपको कुछ चेंज आ रहा है। और चेंज इन मेथड्स ऑफ
प्रोडक्शन का मेथड ही अगर आप रॉन्ग यूज़ कर रहे हो, या मेथड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस को क्या बियर करना पड़ रहा है, रिस्क बियर करना पड़ रहा है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब लास्ट रिस्क इसका मैं यहाँ पे बेटा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। लास्ट रिस्क आपका होता है, इसमें अदर कॉजेज आ जाते हैं। अदर कॉजेज में जिसको हम इन 3 पॉइंट्स में स्पेसिफाई नहीं कर पाए, एक्सप्लेन ना कर पाए, इसमें जैसे आपके पॉलिटिकल इश्यूज आ गए। मैंने आपको कहा ना कि आपके बिजनेस में अगर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उससे भी आपके बिजनेस में रिस्क बढ़ जाता है। तो पॉलिटिकल रीज़न हो गया, पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, ठीक है, मैकेनिकल फेलियर की वजह से, मशीन्स में कुछ आपके खराबी आ गई या कुछ भी मैकेनिकल रीज़न हो गया, फेलियर हो गया, उसकी वजह से आपको बिजनेस में रिस्क फेयर करना पड़ सकता है, ठीक है। और रेट में फ्लक्चुएट होना, बार बार चीज़ों के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। आप नहीं अज्यूम करके बैठते कि कब क्या प्राइस चेंज हो जाए। आप तो सोचते हो, आपने डिसाइड किया कि मैं इस ईयर अपने प्रोडक्ट को इस प्राइस पे बेचूंगा, बट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और प्राइस निकल के आ रहा है, तो आपका जो एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस ना बैठ रहा हो कि आप उससे उतना प्रॉफिट अर्न कर लो जितना आप सोच के बैठे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ये भी आपके बिजनेस में एक रिस्क का काम करेगा। तो फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें फ्लक्चुएट होना। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स थे बेटा, ये हमारे बिजनेस रिस्क से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं बात करूँगी आपके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगेन आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूँगी वहीं पर ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये कितने टाइप की होती है, ये 3 टाइप की होती है। इसमें जैसे आपका बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है और एम्प्लॉयमेंट आता है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? बेसिकली हम इन तीनों ही चीज़ों से पैसे को अर्न कर रहे हैं, मनी को अर्न कर रहे हैं और अपनी सेल्फ नीड को पूरा कर रहे हैं, बेसिक नीड को पूरा कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंपैरिजन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ हम अब इन 3 पॉइंट को कंपेयर करेंगे कि इन तीनों के बीच में बेसिकली डिफरेंट क्या है। सबसे पहले बेटा ये आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि अगर कभी भी क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफरेंस या कंपैरिजन आता है तो आप उसे कैसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे। आपको सबसे पहले अपना जो ये है टेबल बनाना है और इसमें बेसिक पॉइंट ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल बनाते हैं और आपके लिए भी इजी होता है, जिससे आप पॉइंट्स को इजीली कंपेयर कर पाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं बेटा आपको साथ के साथ ड्रॉ करके और लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो, आप और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं लिखाया आपके आगे प्रेजेंट कर दूँ तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं आपको साथ के साथ लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपका ध्यान भी रहे और आप अच्छे से समझ भी पाओ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन तीनों को कंपेयर करने का बेसिक पॉइंट। आप यहाँ मीनिंग भी लिख सकते हो या मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी लिख सकते हो। पहले आप फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कि इनको एस्टेब्लिश करने के मोड्स क्या क्या होते हैं। तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, हमारा एंटरप्रेन्योर डिसीजन होता है। एंटरप्रेन्योर्स का डिसीजन हमारा मतलब खुद का डिसीजन होता है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है। और लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है कुछ एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए।
प्रोफेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सबसे पहले किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एंड सेकंड थिंग हमें क्या चाहिए होती है, मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशन चाहिए होती है। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशन चाहिए होती है, उस प्रोफेशन की हमें मेंबरशिप चाहिए होती है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें सबसे हमें क्या चाहिए होता है बेटा, अपॉइंटमेंट लेटर। कहीं भी हम अगर एज अ एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो वहाँ पे वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं कि ये तीनों हमने बात कर लिया कि इनको कैसे कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। अब इनका वर्क क्या होता है, इनका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है बेटा इसका, प्रोवाइड करना गुड्स को और सर्विस को। एक बिजनेसमैन का वर्क क्या होता है, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड इसका क्या होता है, प्रोवाइड देयर एक्सपर्ट सर्विस। वो जिस भी काम में वो एक्सपर्ट होगा, जो भी उसका प्रोफेशन होगा, वो जिस भी प्रोफेशन में एक्सपर्ट होगा वो सर्विस उसे प्रोवाइड करनी, प्रोवाइड देयर एक्सपर्ट सर्विस, उसकी जो भी सर्विस होगी उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या काम होता है, एम्प्लॉयमेंट का, बताओ क्या काम होगा। परफॉर्मिंग वर्क, वर्क को परफॉर्म करना, जो भी वर्क के लिए उसने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करा है उसको परफॉर्म करना। अब क्वालिफिकेशन, इन सबको काम करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो क्वालिफिकेशन में बेटा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती, हम बिना क्वालिफिकेशन के भी एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होती, इसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन की नीड होती है। क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज हमें चाहिए होता है। जिस भी लाइन में हम जिस भी प्रोफेशन को चूज़ करते हैं उसका एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए। लाइक मुझे टीचर बनना है तो मेरे पास प्रॉपर बीएड वगैरह होना चाहिए। अगर मुझे पीजीटी लेवल का टीचर बनना है तो मेरे पास बीएड के साथ मास्टर भी होना चाहिए, और साथ के साथ मेरा ट्रेनिंग भी मेरे पास होनी चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग, अब एक डॉक्टर विदाउट ट्रेनिंग क्या अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ट्रेनिंग भी चाहिए होती है उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए। सेकंड हमारा नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन एंड, इनको भी आप एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन का क्या है बेटा, क्वालिफिकेशन एक सेकंड थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, क्वालिफिकेशन एंड इसे भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। भाई बिना काम सिखाए आप उससे काम करवा लोगे, नहीं ना। इसे भी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होती है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, रिटर्न में इसको क्या मिलेगा, रिटर्न एंड रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, एज अ अर्निंग, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, अर्निंग भी लिख सकते हो कि वो क्या अर्न कर रहा है। तो ये क्या अर्न करेगा बेटा, प्रॉफिट अर्न करेगा। ये क्या लेगा, अपनी प्रोफेशनल फीस लेगा। ऑब्वियसली कुछ भी प्रोफेशन उसने चूज किया है तो उसकी वो फीस लेगा, प्रोफेशनल फीस लेगा। नेक्स्ट इसे क्या मिलेगा, सैलरी एंड वेजेस, ये क्या लेगा, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, बिजनेस को क्या मिलेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। प्रोफेशन को क्या मिलेगा, वो अपनी प्रोफेशनल फीस लेगा। लाइक डॉक्टर है तो अपनी कंसल्टेंसी फीस लेगा, टीचर है तो ट्यूशन फीस लेगा, और आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट वाले पर्सन का क्या है, वो सैलरी और वेजेस लेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है रिस्क। अब इसमें क्या है, इसमें हाई रिस्क होता है। ठीक है, इसमें हाई रिस्क होता है क्योंकि बिजनेस बेटा हमें खुद ही खड़ा करना है, सब कुछ खुद ही करना है, हमें हर सारे चैलेंजेस हमें खुद ही फेस करने हैं क्योंकि ये हमारा होता है, तो इसमें हाई रिस्क होता है। इसमें बेटा सम रिस्क होता है,
कुछ ही टर्म में रिस्क आपका आता है, अदरवाइज कोई रिस्क आता नहीं है। और इसमें हमारा कोई रिस्क नहीं होता। भाई कंपनी चाहे उठे या गिरे, हम तो एम्प्लॉय हैं, हमें तो सैलरी मिलेगी मिलेगी, हमारा जो पर मंथ अर्निंग है, जो भी इनकम है, वो तो हमें मिलनी मिलनी है। तो इसमें रिस्क एलिमेंट हमारा कुछ है ही नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि हम नौकरी वगैरह जॉब वगैरह चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा सा हमें फेस करना पड़ेगा, बट एज अ रिस्क यहाँ पे कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, यानी टाइप ऑफ बिजनेस। हम इसे क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं और टाइप भी बोल सकते हैं। हम इतने टाइम से बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस ये है, बिजनेस वो है, बिजनेस ऐसा है, बिजनेस वैसा है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि भाई इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसकी भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के लिए हमारा यहाँ एक मैं चार्ट बनाऊंगी। ठीक है, अब बिजनेस में बेसिकली आपका आ जाता है, एक तो इंडस्ट्री आ जाता है और आपका क्या आ जाता है, कॉमर्स। इंडस्ट्री में बेसिकली आपकी वो चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आप गुड्स को प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्शन करते हो, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो। तो इंडस्ट्री में बेसिकली आपकी वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आपका कॉमर्स, कॉमर्स में आपका बेसिकली आपका सेलिंग, परचेजिंग, आपका इसका जो भी आपका ट्रेड हो गया, आपका ट्रेड हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कॉमर्स में। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंडस्ट्री। मैं पूरा चार्ट यहाँ बना देती बट नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ इंडस्ट्री को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंडस्ट्री बेसिकली हमारा जो इंडस्ट्री है, इसमें हमारे 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स या 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लास्ट वन इज टर्टियरी। प्राइमरी सेक्टर बेटा वो होता है जहाँ हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल का। हम रॉ मटेरियल से चीज़ों को बनाते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सारा रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में। सेकंड में हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, जो भी प्रोडक्ट हमने कन्वर्ट किया है, रॉ मटेरियल से जो भी चीज़ें हमने बनाई है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट द प्रोडक्ट इन फिनिश गुड। फिनिश गुड मीन्स बोले तो उसको सेलिंग के एबल बनाते हैं कि वो सेल हो सके मार्केट में। आपने प्रोडक्ट बना दिया, बना के तो डायरेक्ट नहीं बेचोगे, उसकी पैकेजिंग वगैरह, बहुत सारी पैकेजिंग, प्राइसिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें करने के लिए। तो वो हम सेकेंडरी एलिमेंट में करेंगे। फर्स्ट में हमारी इंडस्ट्री के फर्स्ट फैक्टर में हमारा काम क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करें गुड्स में, कंज्यूमेबल गुड्स में हम उसको कन्वर्ट करें। फिर सेकेंडरी में हमारा क्या होता है, हम उसे फिनिश्ड गुड्स में क्या करें, कन्वर्ट करें। एंड इसमें क्या होता है, हमारी ऑल सर्विसेज आ जाती, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, जितनी भी ये सारी सर्विस होती है हम ये सारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, आपको मैंने बताया प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में हमारा इसके भी दो चीज़ इसमें हमारी इन्वॉल्व हो जाती है सेकेंडरी में। फर्स्ट हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बेटा हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग, जितनी भी प्रोडक्ट्स के साथ जितनी भी प्रोसेसिंग होनी होती है वो करते हैं। ठीक है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं यानी अरेंज करते हैं, फिर सिंथेटिंग करते हैं, मतलब इसमें हम कुछ केमिकल्स वगैरह को यूज़ करके उसको सिंथेटिक करते हैं।
ठीक है, इसमें हम यूज़ ऑफ केमिकल करते हैं। फिर आता है हमारा टेरिटरी में क्या आता है, इसमें हम सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन। प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होती है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। फिर हमारा आता है बैंकिंग, लाइक हमें कुछ भी बैंक से रिलेटेड कुछ भी हमें वर्क कराना है, लोन वगैरह लेना है, कुछ भी करना है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, करने के लिए, कुछ लोन लेना है, कुछ सेव करना है, तो हम इसमें बैंकिंग फैक्टर हमारा आ जाता है। इंश्योरेंस, हमें प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करना है, लाइक आपको भी पता है कि रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो सम केसेस में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करके चलते हैं। तो ये भी हमारा किस में आता है, टेरिटरी फैक्टर्स में आता है। एंड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हमें वेयर हाउस की नीड होती है, तो वो भी हमारा किस में आता है, थर्ड फैक्टर में आता है। तो ये हमने बिजनेस का पढ़ा, जिसमें हमने भी इंडस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा। नाउ हम पढ़ेंगे क्या, कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में आपका बेटा जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब कॉमर्स में आपकी बेसिकली 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ आता है ट्रेड, प्रोडक्ट का ट्रेड करना, और सेकंड पॉइंट क्या आता है, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रेड में आपका क्या आता है, बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग आता है, प्रोडक्ट को बाय करना और सेल करना। और इसमें हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट करना टिल स्टोरेज टू सेलिंग तक। अरेंजमेंट, सारी अरेंजमेंट करना टिल स्टोरेज से लेकर के सेलिंग तक। अब इसमें बेटा जो हमने प्रीवियस में यहाँ पे जो हमने पॉइंट डिस्कस करे थे ना टेरिटरी सेक्टर में, इसमें सारे वही पॉइंट आपके आ जाएंगे। लाइक आपका बैंकिंग आएगा, मैं पहले इस पॉइंट को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपने ये समझा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका बैंकिंग आ गया, इसमें क्या है, हम अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं ना प्रोडक्ट को स्टोर से लेकर सेलिंग तक। ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं। वेयर हाउस आ गया, प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हम वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, उसकी यूज़ कर रहे हैं। इंश्योरेंस करा रहे हैं, और सबसे मोस्ट फैक्टर उसका एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं। अब बात करते हैं बाइंग एंड सेलिंग में, तो इसमें भी आपके बेटा 2 टाइप ऑफ ट्रेड होते हैं। इंटरनल ट्रेड होता है, इंटरनल यानी आप जितनी भी चीज़ें अपनी इनर कंट्री में कर रहे हो, और एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। एक्सटर्नल ट्रेड में आपका जो भी चीज़ें आप आउटर कंट्रीज़ के थ्रू कर रहे हो। अब इंटरनल ट्रेड में आपका क्या हो गया, होलसेल हो गया। होलसेल, होलसेल में बेसिकली आप क्या करते हो, प्रोडक्ट्स को बाय करते हो इन बल्क में, आप बल्क में उसे खरीदते हो, फिर उसको आप बेचते हो। और रिटेल में क्या होता है बेटा, स्मॉल क्वांटिटीज़ में, जैसे जितनी भी आपकी शॉप्स होती है, आप देखते हो ना कि लाइक वेयर आपका होलसेल में क्या हो गया कि आप देखते हो कोई भी एक शॉप है, उस पर एक ही टाइप का प्रोडक्ट है और वो उसी को बेच रहा है, उसने बहुत सारे बल्क में उसको खरीद रखा है और उसी को बेच रहा है। रिटेल में आपके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं और आप उन्हें स्मॉल क्वान्टिटीज़ में खरीदते हो, फिर धीरे धीरे उसको आप क्या बेचते हो, धीरे धीरे करके उसको बेचते हो। अब एक्सटर्नल ट्रेड में बेसिकली इसको मैं बेटा यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सटर्नल ट्रेड में आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है बेटा, आप आउटर कंट्री से कुछ भी प्रोडक्ट को क्या करते हो, इनर अपनी कंट्री में मंगवाते हो। एक्सपोर्ट क्या होता है आपका, आप अपनी प्रोडक्ट को बाहर की कंट्री में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, आप इसमें क्या हो रहा है, परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, आप दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हो। एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, सेल टू अदर कंट्री, आप दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। और एक इसमें क्या होता है आपका एंटरपोर्ट आता है। एंटरपोर्ट में आप क्या करते हो बेटा, एक कंट्री से प्रोडक्ट खरीदते हो और उसको दूसरी कंट्री में बेचते हो। सपोज आपने जापान से कोई प्रोडक्ट खरीदा है और आप उसको अमेरिका में बेच रहे हो, तो ये आपका क्या आता है, एंटरपोर्ट में आता है। यानी आप
परचेज करते हो, परचेज फ्रॉम अ कंट्री एंड सेल टू अनदर कंट्री। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ, जिसका नाम क्या था, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस हमने पढ़ लिया, ट्रेड हमारा यहाँ हमने पढ़ा और कॉमर्स हमारा ये है। इन्हीं पॉइंट्स को आप अलग अलग, जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हीं ट्रेड, अगर ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, कॉमर्स पे क्वेश्चन आता है तो आप इस पूरे को एक्सप्लेन कर देना, और बिजनेस के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है, आप अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स टू एवरीवन। एंड अगर आपको इस पूरे चैप्टर पे नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट में, आई विल सेंड इट ऑन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।